नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे काले दिन की, एक ऐसे आतंकी हमले की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। जी हाँ, आज हम परत दर परत समझेंगे 26/11 मुंबई हमलों की पूरी कहानी। तारीख थी 26 नवंबर 2008। जगह मुंबई। सोचिए, एक आम शाम। शहर की सड़कें वैसी ही थीं जैसी हमेशा होती हैं, एकदम गुलजार। लोग रेस्टोरेंट्स में थे, टूरिस्ट होटलों में चेक इन कर रहे थे। मतलब शहर अपनी ही धुन में, अपनी ही रफ्तार से चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन किसे पता था कि नॉर्मल सी दिखने वाली शाम कुछ ही घंटों में एक जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगी। अचानक सिर्फ 10 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी शहर में घुस आते हैं और अगले 60 घंटों के लिए पूरी मुंबई को जैसे बंधक बना लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये कोई अचानक किया गया हमला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग थी, जिसे महीनों तक तैयार किया गया था। तो जब जांच हुई तो एक नाम सामने आया, लश्कर-ए-तैयबा। ये पाकिस्तान में बेस्ड एक आतंकी संगठन है और सारी जांचों ने इसी की तरफ इशारा किया कि 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड यही था। इसी ने इस पूरे ऑपरेशन को प्लान और एग्जीक्यूट किया। और इन हमलावरों की तैयारी वो कोई मामूली तैयारी नहीं थी। इन्हें महीनों तक एक बहुत सख्त ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे कि एडवांस्ड हथियार कैसे चलाने हैं, समुद्र के रास्ते किसी देश में घुसपैठ कैसे करनी है, और अगर लोगों को बंधक बनाना पड़े तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मतलब उन्हें सिर्फ एक हमलावर नहीं बनाया गया था, बल्कि एक तरह से एक अर्बन गुरिल्ला फोर्स में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे लोग जो बिना किसी खौफ के मरने मारने के लिए तैयार थे। तो इनका असल मकसद क्या था? देखिए, प्लान बहुत सीधा और खतरनाक था। मकसद था शहर में ज्यादा से ज्यादा खौफ फैलाना। और वो कैसे? मुंबई की सबसे जानी मानी, सबसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर एक साथ हमला करके, ताकि इतनी अफरा तफरी मच जाए, इतना केओस हो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाएं। उन्हें समझ ही ना आए कि कहाँ और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब देखते हैं कि ये मुंबई पहुंचे कैसे। इन आतंकवादियों ने अपना सफर पाकिस्तान से समंदर के रास्ते शुरू किया। अरब सागर में उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली बोट को हाईजैक कर लिया और फिर उसी बोट का इस्तेमाल करके मुंबई के किनारे तक पहुंचे। ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को उन पर शक ही ना हो। और फिर 26 नवंबर की शाम वो चुपचाप शहर में घुसने में कामयाब हो गए। और शहर में घुसते ही असली कहर शुरू हुआ। उन्होंने एक एक कर मुंबई की कई अहम जगहों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनके निशाने पर कौन कौन सी जगहें थीं? लिस्ट देखिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST रेलवे स्टेशन, मशहूर ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। सोचिए, CST जैसे भीड़ भरे स्टेशन पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और ताज और ओबेरॉय जैसे होटलों में उन्होंने बेगुनाह लोगों को बंधक बना लिया। और ये सारा कत्लेआम करने वाले लोग कितने थे? आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 10। जी हाँ, सिर्फ 10 आतंकवादी। एक छोटी सी लेकिन हाईली ट्रेन टीम, जिसने भारत की फाइनेंशियल कैपिटल को, मुंबई को, घुटनों पर ला दिया था। और ये आतंक ये 1-2 घंटे की बात नहीं थी। ये चला पूरे 60 घंटों तक। 60 घंटे? जरा सोचिए, लगभग 3 दिन और 3 रातें। पूरी मुंबई दहशत के साये में जीती रही, जैसे किसी आग में जल रही हो। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर। वो 60 घंटे जब हमारे सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भारत के इतिहास का शायद सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग अर्बन वॉरफेयर ऑपरेशंस में से एक था। तो सबसे पहले मोर्चे पर कौन था? मुंबई पुलिस। उन्होंने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन सच तो ये है कि वो इस लेवल के हमले के लिए तैयार नहीं थे। सोचिए, एक तरफ आतंकवादी थे जिनके पास AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार थे, और दूसरी तरफ हमारी पुलिस जिनके पास साधारण हथियार थे। जब हालात की गंभीरता समझी गई तब स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया। दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडो को खास तौर पर मुंबई भेजा गया। NSG तो आप जानते ही हैं, एक एलीट फोर्स है जो ऐसे ही एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए बनी है। लेकिन उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं थी। होटलों का इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर,
ऊपर से टीवी पर चल रही लाइव कवरेज, जिसका फायदा पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स उठा रहे थे। खैर, 60 घंटों की उस भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन इस हमले का असर वो बहुत गहरा था। चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ और इसने क्या विरासत छोड़ी। उन 10 आतंकवादियों में से 9 तो मारे गए, लेकिन सिर्फ एक जिंदा पकड़ा गया, और उसका नाम था अजमल कसाब। उसकी गिरफ्तारी इस पूरे केस में एक गेम चेंजर साबित हुई। क्यों? क्योंकि उसी ने इस हमले की पूरी साजिश का, पूरी प्लानिंग का पर्दाफाश किया। और कसाब को जिंदा पकड़ने के पीछे एक हीरो की कहानी है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओमले। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना निहत्थे ही कसाब को पकड़ लिया। इस कोशिश में वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी इस कुर्बानी की वजह से ही इस हमले के पीछे का पूरा नेटवर्क दुनिया के सामने आ सका। लेकिन इन सब बहादुरियों के बावजूद इस हमले की जो कीमत देश ने चुकाई वो बहुत बड़ी थी। आंकड़े देखिए, 160 से ज्यादा बेगुनाह जानें चली गईं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी। 26/11 एक वेकअप कॉल की तरह था। इस हमले के बाद भारत ने अपने काउंटर टेररिज्म सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। इंटेलिजेंस शेयर करने का तरीका बदला, हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत किया गया। मतलब हर लेवल पर बड़े बदलाव किए गए ताकि भविष्य में ऐसा हमला दोबारा न हो सके। आज भी हर साल 26 नवंबर को हम उन हमलों में मारे गए लोगों को याद करते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रह जाता है कि कोई भी देश, कोई भी समाज इतनी बड़ी त्रासदी को आखिर कैसे याद रखता है और उससे मिले जख्मों से कैसे उभरता है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।